हेलो एंड वेलकम टू द केमिस्ट्री क्लास वंस अगैन। आज हम पढ़ते हैं pyridine के प्रिपरेशन का एक ख़ास मेथड जो कि कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस के नज़रिए से इम्पॉर्टेंट है और जो बीएससी और एमएससी या यूजी और पीजी के जो एग्जामिनेशंस हैं उनके नज़रिए से भी एक इम्पॉर्टेंट नेम रिएक्शन है, सिंथेसिस है। तो द नेम ऑफ द सिंथेसिस इज़ हैंश सिंथेसिस ऑफ pyridine। हैंश सिंथेसिस को हम पहले भी पढ़ चुके हैं, आज pyridine के लिए इस सिंथेसिस को पढ़ते हैं। तो हैंश सिंथेसिस जो pyridine का है वो है, देखिए, 2 मोल्स ऑफ बीटा कीटो एस्टर, 1 मोल ऑफ एल्डिहाइड, 1 मोल ऑफ एमोनिया। इनको जब हम कंडेंस करते हैं या संघनन होता है इनके बीच में, तो जाके 1,4-डाइहाइड्रोपिरिडीन प्राप्त होता है, जिसका ऑक्सीडेशन करने पर हमें pyridine व्युत्पन्न प्राप्त होता है। ये एक इम्पॉर्टेंट नेम रिएक्शन है और इसको नोट कीजिए। तो सबसे पहले बीटा कीटो एस्टर देख लेते हैं। बीटा कीटो एस्टर यानी ये देखिए, बीटा कीटो एस्टर का कीटो फॉर्म है, ये एस्टर है COOET। ET यानी इथाइल ग्रुप है, इथाइल ग्रुप यानी C2H5। तो ET लिखा गया है उसके जगह पे। तो ये एस्टर ग्रुप है। एस्टर ग्रुप के साथ जो पहला कार्बन है वो अल्फा कार्बन, जो दूसरा कार्बन है उसे कहते हैं बीटा कार्बन। तो बीटा पर कीटो ग्रुप है, इसीलिए कहा जाता है बीटा कीटो एस्टर। तो बीटा कीटो एस्टर का ये कीटो रूप है, कीटो रूप है। और इसके जो साथ वाले कार्बन पर क्योंकि एक हाइड्रोजन है, तो इसका टॉटोमराइजेशन या फिर इसका इनॉल फॉर्म प्राप्त हो सकता है। आप भी देखिए, जो C डबल बॉन्ड O है, इसका जो के इलेक्ट्रॉन्स अगर ऑक्सीजन अपने ओर ले लेता है तो ये O माइनस के रूप में बन जाएगा, और यहाँ से ये कार्बन हाइड्रोजन बंध के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो कार्बन कार्बन के बीच में शिफ्ट हो जाएंगे। तो C डबल बॉन्ड C बन जाएगा सिंगल बॉन्ड के स्थान पर। ये जो हाइड्रोजन है वो H प्लस के रूप में निकल आएगा और यहाँ O माइनस के साथ ये आकर जुड़ जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा OH। और ये जो डबल बॉन्ड है C और O के बीच में, क्योंकि उसके इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन पर शिफ्ट हो गए हैं, तो वो सिंगल बॉन्ड OH यहाँ पर हो गया। तो हमें मिला इन। C डबल बॉन्ड C के लिए इन यूज़ किया जाता है और OH के लिए यूज़ किया जाता है ऑल। तो ये हुआ इनॉल, क्योंकि यहाँ डबल बॉन्ड है इन, EN, उसके लिए ENE से E हटाया, और अल्कोहल का ऑल, तो ये हुआ इनॉल। तो हमें ये इनॉलिक फॉर्म मिला, ये वाला फॉर्म जो कि इसी का रूप है। तो ये है इनॉलिक फॉर्म इस कीटो फॉर्म से। इसी तरह से एक और जो है इसका इनॉलिक फॉर्म का मॉलिक्यूल हमने यहाँ लिखा हुआ है। इसके साथ ही देखिए, ये रहा एमोनिया का मॉलिक्यूल, और ये जो है एल्डिहाइड या कोई कीटोन कार्बोनाइल कंपाउंड होना चाहिए, वो ये रहा। तो आप देखें, जो डॉटेड लाइन से बैलून बनाए हुए हैं रेड कलर के डॉटेड लाइन से, इस तरह से 3 जो है वाटर मॉलिक्यूल्स, यहाँ एक H2O, दूसरा H2O और तीसरा H2O, ये 3 वाटर मॉलिक्यूल्स अगर यहाँ से आप निकाल देते हैं तो इस तरह से रिंग फॉर्मेशन हो जाएगा, और जो कि है डाइहाइड्रोपिरिडीन है, और उसका डेरिवेटिव है, ये व्युत्पन्न है उसका। फिर नाइट्रिक एसिड के साथ ऑक्सीडेशन, देन हाइड्रोलिसिस एस्टर ग्रुप का, और फिर उसके बाद जो COOH ग्रुप में परिवर्तित हो गया उसमें डीकार्बोक्सिलेशन। ये 3 रिएक्शंस जब हम करते हैं तो हमको pyridine का न्यूक्लियस प्राप्त होता है, और जो ये डेरिवेटिव है वो pyridine का डेरिवेटिव है। अब आप सोच रहे होंगे कि इसका मैकेनिज़्म क्या है, तो आइए देखते हैं इसका मैकेनिज़्म क्या है। ये कई स्टेप्स में पूरा होता है हैंश pyridine सिंथेसिस। इसके लंबे होने पर मत जाइएगा, इस रिएक्शन के लंबे होने पर मैकेनिज़्म पे मत जाइएगा, क्योंकि जब आप इस रिएक्शन के मैकेनिज़्म को पढ़ते हैं जो कि कई स्टेप्स में पूरा होता है, उसके साथ साथ ही आप कई और दूसरे रिएक्शंस का रिवीजन भी कर चुके होते हैं, और साथ ही आपके कई फंडामेंटल्स, जो कई बेसिक नॉलेज जो है वो क्लियर होती चली जाती है। आप 1-2 बार इस रिएक्शन को लिखेंगे, तीसरी बार जो है, तीसरी या चौथी बार आप खुद ब खुद आपका हाथ उठता चला जाएगा और आपको समझ में आएगा कि ये रिएक्शन कैसे और क्यों हो रही है। तो डोंट बी अफ्रेड ऑफ द लॉन्ग रिएक्शन मैकेनिज़्म, ईजी है अगर आपको उसकी बेसिक चीज़ें मालूम है तो जो स्टेप फर्स्ट है वो है नोवेनाजोल कंडेंसेशन। नोवेनाजोल कंडेंसेशन बिटवीन फर्स्ट मोल ऑफ बीटा कीटो एस्टर एंड कार्बोनाइल कंपाउंड। ये कार्बोनाइल कंपाउंड जो है एल्डिहाइड या कीटोन भी हो सकता है। तो फर्स्ट स्टेप हमने लिया नोवेनाजोल कंडेंसेशन का। नोवेनाजोल
संघनन का। ये है बीटा कीटो एस्टर। ये देखिए ये रहा एस्टर ग्रुप और इसके बीटा कार्बन पर C डबल बॉन्ड हो तो ये है बीटा कीटो एस्टर। इसका किसी क्षार की उपस्थिति में, जो कि हमारे पास अमोनिया भी है, तो वो जो है ये वाला जो रिएक्शन जो फर्स्ट स्टेप है उसमें देखिए जो क्षार है वह इस H को लेके चला आएगा, निकाल लेगा, और ये जो हाइड्रोजन है वो एज H+ बाहर निकल आएगा। अब ये ऐसा ही क्यों है? क्योंकि ये जो CH2 ग्रुप है जिसे मिथिलीन ग्रुप कहा जाता है, मिथिलीन ग्रुप कहा जाता है, ये एक्टिव है, या फिर आप ये कह सकते हैं एसिडिक है। एसिडिक क्यों है? एसिडिक इसलिए है क्योंकि इस CH2 ग्रुप के साथ जो है दो इलेक्ट्रॉन आकर्षी समूह जुड़े हुए हैं, एक COOR और एक CO। ये दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन्स को अपनी ओर खींचते हैं क्योंकि ऑक्सीजन जो है वो इलेक्ट्रोनेगेटिव है, जिसकी वजह से ये दोनों कार्बन पर इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाती है और वो इलेक्ट्रॉन्स को इस प्रकार से अपनी ओर खींचते हैं, इन दोनों बंधों के इलेक्ट्रॉन्स को। अब ये देखिए जो CH2 के जो दो हाइड्रोजन्स हैं, ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन, ये इनके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये कार्बन अपनी ओर इसलिए खींचता है क्योंकि उसके ऊपर इलेक्ट्रॉन की कमी हुई है, क्योंकि उसके पड़ोसी ने इलेक्ट्रॉन्स खींचे हैं। तो कुल मिला के जो है ये दोनों बंध जो है कार्बन और हाइड्रोजन के, वो वीक बॉन्ड या कमज़ोर हो जाते हैं। तो ये हैं वीक बॉन्ड। वीक बॉन्ड इसलिए है क्योंकि ये इनको H+ के रूप में निष्कासित किया जा सकता है और इस बंध को तोड़ना आसान होता है। तो कोई भी ऑर्गेनिक क्षार या कोई भी क्षार जो है इस बंध को तोड़ सकता है और हाइड्रोजन को H+ के रूप में निकाल सकता है। सो ये है क्लासिक एग्जाम्पल एसिडिक मिथिलीन ग्रुप का, या फिर आप कह सकते हैं एक्टिव हाइड्रोजन ग्रुप का। तो ये दोनों हाइड्रोजन जो है वो याद रखिएगा क्योंकि ये कंपाउंड जो है बहुत इंपॉर्टेंट है और कई बार सिंथेसिस में आएगा। सो दीज आर, आप लिख लीजिए अपने नोट्स में, एक्टिव हाइड्रोजन्स। तो ये एक्टिव हाइड्रोजन है क्योंकि H+ के रूप में इनको निष्कासित किया जा सकता है। वो निष्कासित तभी हो सकते हैं जब उनसे साथ में जुड़ा हुआ जो कार्बन है उसके ऊपर वो जो है वो प्रबल इलेक्ट्रॉन आकर्षी हो। तो बेस के द्वारा इस हाइड्रोजन को निकाला जाएगा और ये C- बचा हुआ रहेगा। ये जो है एक न्यूक्लियोफाइल की तरह कार्य करेगा क्योंकि माइनस चार्ज है। और ये देखिए एल्डिहाइड C डबल बॉन्ड O है, ये स्पष्ट दिख नहीं रहा होगा लेकिन बट दिस इज C डबल बॉन्ड O। तो इसमें C डबल बॉन्ड O के इलेक्ट्रॉन्स ऑक्सीजन ने अपनी ओर लिए तो ऑक्सीजन हो जाता है Δ- और कार्बन हो जाता है Δ+, क्योंकि कार्बन कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है। इसीलिए इस कार्बोनाइल कार्बन पर नाभिक स्नेही या C- का आक्रमण आसानी से हो सकता है। कुल मिला के जो ऑक्सीजन है यहाँ से आप देख सकते हैं कि ये जो एल्डिहाइडिक ऑक्सीजन, कार्बोनाइल ऑक्सीजन है वो O- C सिंगल बॉन्ड O में परिवर्तित हो जाएगा क्योंकि इसके जो पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन से ऑक्सीजन ने ले लिए और उसके ऊपर इलेक्ट्रॉन आ गया तो ये रहा O- हो गया और C के साथ सिंगल बॉन्ड O-। इसके अलावा इस CH के साथ इस कार्बन का बॉन्ड बना है। देखिए ये CH है जो कार्बोनाइल कार्बन के साथ इसने ये वाला बॉन्ड नया बनाया है जो कि इस एरो से दिखाया गया है। तो ये इंटरमीडिएट प्राप्त होता है। जो H+ यहाँ से निकला था वो H+ इस वाले ऑक्सीजन O- के साथ जुड़ा और हमको मिल गया ये वाला नया बॉन्ड। अब आप ये देखिए इसमें जो है बेस है वो इस हाइड्रोजन, जो एक्टिव हाइड्रोजन है उसको निकाल लेता है। और इसमें दो चीज़ें हैं, एक तो ये इलेक्ट्रॉन आकर्षक रूप से जुड़ा हुआ है, ये एसिडिक है, और दूसरी बात है कि इस हाइड्रोजन के निकलने के बाद इस कार्बन हाइड्रोजन बंध के जो इलेक्ट्रॉन हैं इन दोनों के बीच में शिफ्ट हो रहे हैं, जैसा कि इस लाल तीर के निशान के द्वारा दिखाया गया है। और क्योंकि कार्बन के ऊपर जो है वो 5 बॉन्ड्स हो जाएंगे जो कि हो नहीं सकता, तो ऑक्सीजन ने अपने इलेक्ट्रोनेगेटिव ज़्यादा होने के कारण ये इलेक्ट्रॉन्स अपनी ओर ले लिए और इसके साथ ही जो है ये जो बॉन्ड है वो टूट जाता है। तो यहाँ से OH- निकल के चला जाएगा, यहाँ से H निकल के चला जाएगा क्योंकि ये वाला बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन भी शिफ्ट हो रहे हैं, तो ये वाला बॉन्ड भी टूट रहा है। तो H+ यहाँ से निकला है और ये OH- जो है यहाँ से निकला है, ये दोनों निकल के चले गए और साथ में इन दोनों के बीच में एक डबल बॉन्ड बना, क्योंकि एक बॉन्ड पहले से था और एक बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स और शिफ्ट हो गए हैं तो ये डबल बॉन्ड बना।
इसके पीछे जो फोर्स है, बनने का जो फोर्स है, उसमें एक तो ये एसिडिक है इसलिए ये बेस निकाल के चला गया। दूसरी बात ये है कि जैसे ही ये डबल बॉन्ड यहाँ बनता है, इन सब इलेक्ट्रॉन शिफ्ट की वजह से और बॉन्ड के टूटने की वजह से तो जो हमें मिलता है ये डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, या फिर आप देख सकते हैं इधर की तरफ से डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड की श्रृंखला, यानी संयुग्मित द्विबंध की एक श्रृंखला, और ये संयुग्मित या कॉन्जुगेटेड डबल बॉन्ड का एक सिस्टम बनता है, जो कि आपको पता है कि कॉन्जुगेटेड डबल बॉन्ड द्विबंध की जो श्रृंखला होती है वो यौगिक में या जो सिस्टम में स्थायित्व लाता है। तो फर्स्ट स्टेप के आखिर में हमको ये कंडेंसेशन प्रोडक्ट मिला, इसे हम याद रखेंगे, जिसको फर्दर स्टेप में हम आगे यूज़ करेंगे। आइए देखते हैं कि नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है। सेकेंड स्टेप जो है वो है फॉर्मेशन ऑफ एस्टर इनामीन बाय कंडेंसेशन ऑफ सेकेंड बीटा कीटो एस्टर विथ NH3 या एमोनिया। यानी सेकेंड स्टेप में जो है इनामीन का बनना होता है, जो कि बीटा कीटो एस्टर और एमोनिया के संघनन के द्वारा, कंडेंसेशन के द्वारा होता है। आइए देखते हैं किस प्रकार से होता है। बेसिक प्रिंसिपल वही है, न्यूक्लियोफिलिक अटैक होता है। ये देखिए कार्बोनाइल कार्बन है, C डबल बॉन्ड हो, ये एस्टर है, तो ये बीटा कीटो एस्टर का दूसरा मॉलिक्यूल है। एमोनिया में इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है, तो इसलिए वो एक न्यूक्लियोफाइल की तरह कार्य करता है और न्यूक्लियोफिलिक अटैक होता है। तो इस एरो के ऊपर आप न्यूक्लियोफिलिक अटैक लिख सकते हैं, अटैक बाय NH3, ये आप इस एरो के ऊपर लिख सकते हैं, इस रिएक्शन एरो के ऊपर, कि एमोनिया के द्वारा नाभिक स्नेही आक्रमण। तो आपका आंसर और ज़्यादा सुंदर होगा और आपको समझ में भी ज़्यादा देर तक रहेगा। जो आंसर चेकर होगा आपका, उसको भी राहत मिलती है जब आप सारी चीज़ों को एक्सप्लेन करके लिखते हैं, और इम्प्रेशन भी अच्छा पड़ता है। तो ये देखिए C डबल बॉन्ड O के इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो ऑक्सीजन के ऊपर चले गए, तो ये डबल बॉन्ड से सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो गया, क्योंकि एक बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स ऑक्सीजन पे चले गए, तो ये O-। यहाँ से कार्बन के ऊपर ये अपने इलेक्ट्रॉन्स के द्वारा इसने नाइट्रोजन ने एमोनिया के उसने बॉन्ड बनाया, तो ये CN बॉन्ड एक नया बनता है और नाइट्रोजन के ऊपर आ जाता है प्लस चार्ज। इसके साथ आप देखिए कि जो इसमें से यहाँ लिखा हुआ है प्लस माइनस H, यानी यहाँ एक हाइड्रोजन ज़्यादा है, H प्लस ज़्यादा है, यहाँ हाइड्रोजन की H प्लस की कमी है, तो यहाँ से यहाँ पर होगा प्लस और यहाँ पर होगा माइनस। तो ये नोटेशन है प्लस माइनस H का, कि यहाँ से नाइट्रोजन से H गया एक, तो ये NH2 में कन्वर्ट हो गया और ये प्लस चार्ज इसका ख़त्म हो जाता है, और O माइनस के साथ वो H प्लस जाके जुड़ा, तो ये OH बन गया है। तो इस नोटेशन का ध्यान रखिए जो आजकल यूज़ किया जाता है, और प्लस माइनस H का ये अर्थ है कि एक ही मॉलिक्यूल में से एक साइड से, एक जगह से, एक पॉइंट से H निकल गया और दूसरे पॉइंट में H जाके जुड़ गया। ये भी रिवर्सिबल रिएक्शन है। और फर्दर आप देखिए ये मॉइटी मिलती है हमें H प्लस माइनस H से। अब इसके ऊपर बेस ने आक्रमण किया इस वाले कार्बन के हाइड्रोजन के ऊपर, क्योंकि ये एसिडिक हाइड्रोजन है, जैसा कि आपको अभी बताया गया था। तो ये एसिडिक हाइड्रोजन है, इसके ऊपर बेस ने आक्रमण किया और जो है इसको एज H प्लस ये निकाल के ले जाता है, क्योंकि इस कार्बन हाइड्रोजन बंध के जो इलेक्ट्रॉन है वो इन कार्बन कार्बन के बीच में शिफ्ट हो गए, तो ये डबल बॉन्ड नया बनता है। और ये देखिए इसी बेस के धक्के से, क्योंकि यहाँ पर 5 बॉन्ड हो जाएंगे कार्बन के ऊपर, तो ये जो है ऑक्सीजन जो है ये ऑक्सीजन और कार्बन के जो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स है वो अपनी ओर ले लेता है, जिस वजह से कि ये जो कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड है वो टूट जाता है और OH जो है OH माइनस के रूप में से इसमें से निकल कर चला आएगा। तो आप ये देख सकते हैं कि इस तरह से जो है यहाँ पर माइनस OH माइनस होना चाहिए था, या तो आप इसको ना लिखें और H2O टोटल लिखें जैसा कि यहाँ पर लिखा हुआ है, और अगर आपने H प्लस यहाँ निकाला हुआ है तो यहाँ पर आप लिखेंगे माइनस OH माइनस। तो इस तरह से जो है यहाँ पर ये डबल बॉन्ड बन जाता है, और आप देख सकते हैं इसको इस NH2 को हमने यहाँ लिखा हुआ है, वैसे कोई परिवर्तन इसके अंदर नहीं हुआ है सिवाय डबल बॉन्ड के ब्रेक होने के। बाकी जो मॉलिक्यूल है ये COOR प्राइम डबल प्राइम वो ये रहा, और R जिस ये वाला R प्राइम जिससे जुड़ा हुआ है उसी से NH2 है। देखिए R प्राइम जिससे जुड़ा हुआ है उसी से NH2 जुड़ा हुआ है। तो ये NH2 जो है नीचे की तरफ ना लिखकर बस ऊपर की तरफ लिखा हुआ है, ताकि ये देखने में बेटर लगे, और उसके अलावा इसका हम फर्दर यूज़ करेंगे। इस प्रोडक्ट को हमने मार्क किया B, और इसका नाम है इनामीन एस्टर। ये इन
एमीन और एस्टर। तो इन तीनों नाम को लिखकर इन एमीन एस्टर, इनामीन एस्टर बनता है। आइए देखते हैं कि इसका नेक्स्ट स्टेप क्या है। थर्ड स्टेप में जो है वो है थर्ड स्टेप में है कंडेंसेशन और साइक्लाइजेशन रिएक्शन है। कंडेंसेशन यानी संघनन। संघनन तब होता है जब दो मॉलिक्यूल्स आपस में जुड़ते हैं और एक छोटा सा मॉलिक्यूल निकल आता है। इससे पहले भी जब हमने कंडेंसेशन देखा था, कंडेंसेशन जब हमने देखा था तब आप देखिए इसमें से वाटर मॉलिक्यूल निकला था ओवरऑल। तो ये देखिए ये वाटर मॉलिक्यूल ओवरऑल निकला था। और इसके अलावा इससे पहले जब भी हम कंडेंसेशन देखेंगे तब हम देखेंगे कि एक छोटा सा मॉलिक्यूल, चाहे वो वाटर हो या फिर एमोनिया हो, अल्कोहल हो, ये छोटा कोई एक मॉलिक्यूल इसमें से निकल कर चला जाता है जब दो बड़े मॉलिक्यूल्स आपस में रिएक्ट करते हैं या ऐड होते हैं। तो हम देखिए कंडेंसेशन बिटवीन स्टेप 1 एंड स्टेप 2 प्रोडक्ट्स। जो स्टेप 1 और स्टेप 2 में जो प्रोडक्ट हमें मिले थे ए और बी, उन प्रोडक्ट्स के बीच में अब संघनन अभिक्रिया होगी। किस प्रकार से, ये देखिए। अगर आपको ये पूरा मैकेनिज्म देखने में बड़ा लग रहा है तो घबराइए नहीं, बहुत सिंपल सी लॉजिक है जिसके साथ इसको कंप्लीट किया गया है। सबसे पहले देखिए जो C डबल बॉन्ड O है वो जो है ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव होने की वजह से उसने अपनी ओर इलेक्ट्रॉन लिए, जिसकी वजह से ये जो पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन है यहाँ शिफ्ट हो जाते हैं, क्योंकि इस कार्बन पर इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाती है। तो उसको पूरा करने के लिए ये बॉन्ड यहाँ पर शिफ्ट हो गया, जो कि इस ब्लू एरो से दिखाया गया है। अब इस कार्बन पर इलेक्ट्रॉन की कमी हुई, जो है अपने इलेक्ट्रॉन्स इन दोनों के बीच में शिफ्ट कर देता है, जिस वजह से ये वाला बॉन्ड नया बन रहा है। देखिए ये जो डबल बॉन्ड के पाई इलेक्ट्रॉन्स के जो शिफ्ट हुए हैं उसकी वजह से यहाँ जो नया डबल बॉन्ड बना है वो ये वाला डबल बॉन्ड है। और यहाँ जो O- निकल के जो ऑक्सीजन ने अपने इलेक्ट्रॉन्स ले लिए उसकी वजह से यहाँ O- बना है और ये डबल बॉन्ड से ये बॉन्ड सिंगल बॉन्ड हो गया है। इसके अलावा आप देखें कि यहाँ जो इलेक्ट्रॉन की कमी हुई है इस इलेक्ट्रॉन के शिफ्ट होने से, तो उसको पूरा किया नाइट्रोजन ने। अपने इलेक्ट्रॉन पेयर देखिए यहाँ डबल बॉन्ड बना। साथ ही साथ इसके जो एक इलेक्ट्रॉन के यहाँ से, एक इलेक्ट्रॉन पेयर के यहाँ से शिफ्ट होने से या एक बंद के इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होने से यहाँ डबल बॉन्ड की जगह यहाँ पर सिंगल बॉन्ड आ गया। तो ये सारी चीज़ें हुई हैं, ये दो ग्रुप्स आपस में ऐड हुए हैं, इस तरह से बॉन्ड बना है। बड़ा सिंपल सा है। अब आप देखिए कि इसका फर्दर जो है अमोनिया के साथ के प्रेजेंस में ये रिएक्शन होती है। आप देखिए नाइट्रोजन के ऊपर जो आ गया वो प्लस चार्ज आ गया, क्योंकि नाइट्रोजन के ऊपर 4 बॉन्ड्स हो गए। आप देखिए 1, 2 और 3 और 4 4 बंद हो गए, तो यहाँ पर आ गया प्लस चार्ज। अब यहाँ से जो है अमोनिया आकर क्योंकि ये बेस है उसमें से एक प्रोटॉन लेकर यहाँ से चला जाता है, तो ये डबल बॉन्ड N रह जाता है और NH4 प्लस जो है यहाँ से निकल कर चला जाएगा, क्योंकि इसने एक हाइड्रोजन अपनी ओर ले लिया और ये वाला बॉन्ड टूट गया। सो आप देख सकते हैं कि ये ऑक्सीजन के ऊपर O- है। तो ये जो मध्यवर्ती बन रहा है एनायनिक मध्यवर्ती, उसके ये और ये 3 टॉटोमेरिक रूप हैं। इनमें अंतर क्या है ये देख लीजिए कि एक में तो ऑक्सीजन के ऊपर O- है, दूसरे में ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड O है, और ये जो माइनस है वो इस वाले कार्बन पर आके शिफ्ट हो गया। दूसरे वाले स्ट्रक्चर में आप देखिए कि ये जो नेगेटिव चार्ज यहाँ था वो जाके इस वाले कार्बन पे शिफ्ट हो गया है, और ये कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड जो है वो सिंगल बॉन्ड हो गया है, जो कि यहाँ पर पहले ही डबल बॉन्ड था। इस तरह से ये 3 जो है इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनते हैं, अनुनादी संरचनाएं बनती हैं। इसमें फिर टॉटोमेरिज्म होता है, और टॉटोमेरिज्म किस प्रकार से होता है देखिए कि ये जो C- था इस वाले कार्बन पर, वो जाके इस वाले कार्बन पर शिफ्ट हो गया। मतलब ये जो चार्ज है यहाँ से यहाँ शिफ्ट हो गया, और साथ में एक हाइड्रोजन जो है यहाँ से यहाँ चला आया। इस वजह से यहाँ पर कोई चार्ज नहीं है और इस वाले कार्बन पर माइनस चार्ज है। तो ये टॉटोमेरिज्म या चलाव्यवता की वजह से ऐसा हुआ है। अब देखिए इसमें इलेक्ट्रॉन शिफ्ट्स दिखाए गए हैं। C डबल बॉन्ड O अपने इलेक्ट्रॉन्स पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स जो हैं अपनी ओर लेने की कोशिश करता है, क्योंकि इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है। इसके साथ ही जो ये माइनस चार्ज यहाँ पर है इस वाले कार्बन पर, वो जो माइनस चार्ज है वो इन कार्बन और कार्बन के बीच में शिफ्ट होता है, जिसकी वजह से ये डबल बॉन्ड बन रहा है। साथ ही आप देख सकते हैं कि नाइट्रोजन यहाँ जैसे जैसे डबल बॉन्ड
शिफ्ट हुआ तो ये जो कार्बन है उसके ऊपर 5 बॉन्ड्स हो जाएंगे, जिस वजह से ये जो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इस कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में शिफ्ट हो जाते हैं। तो यानी यहाँ पर एक नया बॉन्ड बनता है जो कि ये वाला सिग्मा बॉन्ड नया बना है, ये बॉन्ड नया बना है। उसके साथ ही साथ आप देख सकते हैं कि ऑक्सीजन ने अपने, क्योंकि इस नया बॉन्ड बनते ही इस वाले कार्बन पर 5 बॉन्ड्स हो गए, तो ऑक्सीजन जो है पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स अपनी ओर ले लेता है और वो O- के रूप में परिवर्तित हो जाता है। यहाँ पर जो है एमोनियम आयन जो था, जो कि यहाँ पर बना था, वो आकर उसने अपना एक H+ जो है इस ऑक्सीजन को दे दिया, क्योंकि O- हो गया और यहाँ से H+ निकल कर आया NH4 से, और जो कि O- को OH में उसने कन्वर्ट कर दिया। तो इस तरह से आप देखें यहाँ पर इधर आप लिख सकते हैं एक और चीज़, वो है लिख सकते हैं रिंग फॉर्मेशन। रिंग फॉर्मेशन आप लिख सकते हैं इस एरो के ऊपर, और या फिर आप लिख सकते हैं साइक्लाइजेशन। साइक्लाइजेशन यानी चक्रीयकरण। तो रिंग बनता है या साइक्लिक जो है इंटरमीडिएट एक यौगिक हमको प्राप्त होता है। तो ये आप इस एरो के ऊपर लिख लीजिएगा, एरो को लंबी कीजिएगा, और यहाँ पर आप देखें कि प्रोटॉन ट्रांसफ़र भी हुआ है, वो भी आप लिख सकते हैं। कई चीज़ें इन्फॉर्मेशन लिख सकते हैं इन एरोज़ के ऊपर। जितना इन्फॉर्मेशन आप ज़्यादा देंगे उतना ही वो आंसर इम्प्रेसिव होगा और ईजी टू अंडरस्टैंड होगा। अब आप देखें कि नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के जो बंद के इलेक्ट्रॉन हैं वो कार्बन कार्बन के बीच में इसलिए शिफ्ट हो रहे हैं क्योंकि ऑक्सीजन अपने बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स लेके जा रहा है। तो ये वाला बॉन्ड टूटा, और इसके साथ ही क्योंकि नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का बॉन्ड टूटा तो यहाँ से H+ निकला, यहाँ से H+, यहाँ से OH- दोनों निकले तो -H2O यहाँ से निकल जाता है। साथ ही साथ आप देख सकते हैं बॉन्ड के ट्रांसफ़र होने से यहाँ पर C+N बनता है, जो कि ये वाला बॉन्ड है। अब आप इसको ध्यान से देखिए, इसमें जो है एरोमेटिक सिस्टम होने से थोड़ा सा ही एक बॉन्ड की कमी रह गई है। तो आगे जो काम होगा वो है इस बॉन्ड को बनाने की जद्दोजहद या उसकी कोशिश होगी इस वाली डबल बॉन्ड को बनाने की। तो यहाँ देखिए एमोनिया आया, और एमोनिया ने यहाँ, क्योंकि ये जो कार्बन है उस पर एक हाइड्रोजन लगा हुआ है जो कि हमने नहीं दिखाया, लेकिन वो एसिडिक हाइड्रोजन है क्योंकि इधर इलेक्ट्रॉन आकर्षी समूह है और इधर की तरफ डबल बॉन्ड है जो इलेक्ट्रोनेगेटिव नाइट्रोजन के साथ जुड़ा हुआ है, इसलिए ये हाइड्रोजन जो है वो एसिडिक या सक्रिय हाइड्रोजन होगा। तो एमोनिया बेस की उपस्थिति में जो है ये जो सक्रिय हाइड्रोजन है वो वहाँ से निकल जाता है और H+ के रूप में निकल जाता है। इसी वजह से एमोनिया जो है NH4- के रूप में से यहाँ से निकल रहा है, और साथ ही साथ इस कार्बन पर ये जो है नेगेटिव चार्ज आ गया। अब ये नेगेटिव चार्ज जो है यहाँ जो डबल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स है इसने यहाँ पर नाइट्रोजन ने अपनी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से इसको अपनी ओर आकर्षित किया, और जिसके वजह से जो है यहाँ इस कार्बन पर इलेक्ट्रॉन की कमी हुई। ये जो इलेक्ट्रॉन पेयर है वो इन दोनों कार्बन के बीच में आ गया, जिसकी वजह से ये डबल बॉन्ड यहाँ पर बना है नीचे, और ये नाइट्रोजन के साथ ये जो है वो सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो गया, जो कि आप नीचे वाले स्ट्रक्चर में यहाँ पर देख सकते हैं। तो इस तरह से जो प्रोडक्ट बनता है वो है डाईहाइड्रोपिरिडीन का जो ये प्रोडक्ट बना है, ये अब आगे हमारे नेक्स्ट स्टेप में यूज़ होगा। किस प्रकार से, आइए देखते हैं। ये देखिए, ये थर्ड स्टेप के आखिर में हमको ये डाईहाइड्रोपिरिडीन मिला था, और उसमें जो है उसका जो है नाइट्रिक एसिड के साथ जब ऑक्सीडेशन किया गया तो आसानी से ये पिरिडीन में न्यूक्लियस में परिवर्तित हो गया, क्योंकि ये एरोमेटिक नहीं है और ये एरोमेटिक है। तो एरोमेटिक सिस्टम का बनना भी एक ड्राइविंग फोर्स या अभिक्रिया को आगे लेने वाला फोर्स या बल के रूप में काम में आया इस रिएक्शन के दौरान। तो ये ऑक्सीडेशन है और ऑक्सीडेशन से एरोमेटाइजेशन हुआ। यहाँ पर आप जो मेन बात लिख सकते हैं वो है एरोमेटिकरण या एरोमेटाइजेशन। इस अभिक्रिया रिएक्शन के एरो के नीचे आप नोट्स बनाते समय लिख सकते हैं। इसके बाद आप देखिए कि ये जो एस्टर ग्रुप्स हैं उनका हाइड्रोलिसिस किया गया KOH के द्वारा, और इसमें इन दोनों जो एस्टर ग्रुप हैं वो -R' OH
यहाँ से 2 अल्कोहल के मॉलिक्यूल्स निकल कर आएंगे R डबल प्राइम OH के रूप में माइनस R डबल प्राइम OH। ये दोनों ROH निकल के आएंगे अल्कोहल के और उसकी जगह पे बन जाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप। तो इस कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप का भी हम डी कार्बोक्सिलेशन कर सकते हैं। तो यहाँ एरो के ऊपर आप एक और चीज़ लिख सकते हैं, दैट इज़ डी कार्बोक्सिलेशन, डी कार्बोक्सिलेशन। डी कार्बोक्सिलेशन यानी CO2 का निकल जाना। वो तब निकला जब कैल्शियम ऑक्साइड और के साथ इसको हीट किया गया तो CaCO3 निकलता है, यानी डी कार्बोक्सिलेशन होता है। और आप देख सकते हैं कि इन रेड बैलून से डॉटेड लाइन से जो है वो 2 CO2 मॉलिक्यूल्स को निकलना दिखाया गया है। इस प्रकार से ये जो है पिरिडीन हमको यहाँ प्राप्त होता है। यहाँ अगर ये जो एल्काइल ग्रुप्स हैं, ये अगर इनमें से कुछ हाइड्रोजन हो जाते हैं तो एक एक जो समूह है वो कम होता चला जाता है। एल्काइल ग्रुप की जगह जो है आप हाइड्रोजन लिख सकते हैं या यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर जो ख़ास तौर से ये जो एल्काइल ग्रुप है वो हाइड्रोजन हो तो फिर ये एक प्रतिस्थापित और हटकर, यानी यहाँ पर अगर हमने एल्डिहाइड का इस्तेमाल किया होता तो यहाँ R लगा होता, R की जगह H लगा होता और प्रतिस्थापितों की संख्या, सब्स्टिट्यूएंट्स का नंबर जो है वो कम हो जाता। सो दिस इज़ व्हाट वाज हैंश पिरिडिन सिंथेसिस। लंबा लग रहा होगा आपको, लेकिन इसको आप जो है लिख कर रिपीट कीजिए और प्रैक्टिस कीजिए जिससे कि ये इजी लगेगा। द फंडामेंटल्स बेसिक प्रिंसिपल आर वेरी इजी और इन ही प्रिंसिपल के ऊपर मैक्सिमम जो हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड के जो प्रिपरेशन है, सिंथेसिस है, वो डिपेंड करता है। आई होप दैट यू हैव अंडरस्टूड व्हाट वी हैव लर्नड टुडे। आज जो सीखा है वो आपको समझ में आया होगा। फिर भी अगर आपको कोई डाउट होता है तो व्हाट्सएप पे मुझे पर्सनली आप कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर बीइंग